डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएम एकेडमी। आज हम देखेंगे फिजिक्स के 12th के क्लास के सीरीज़ में गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो इस वीडियो को समझने के लिए गॉस के नियम को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो जो बच्चे हमारा प्रीवियस वीडियो गॉस का थ्योरम नहीं पढ़े हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जा करके पहले गॉस का प्रमेय को पढ़ लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आइए गॉस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहले हम देखेंगे खोखला आवेशित गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके। ठीक है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैं एक डायग्राम बनाया हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो कैपिटल आर रेडियस का एक सर्कल आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में सर्कल नहीं है। ठीक है, मैं इसको बनाया हूँ गोला। ये एक फुटबॉल के जैसा है आप मानिए। ठीक है, ये वृत्त नहीं है, ये क्या है, फुटबॉल के जैसा एक 3D है, एक गोला है, एक खोखला आवेशित गोला है। ठीक है, जिसमें आवेश कितना है, क्यू आवेश है। जो क्यू आवेश है वो पूरे गोले के सतह पर समान रूप से वितरित है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी खोखले गोले को या किसी भी गोले को हम आवेश देते हैं तो उस पर दिया गया आवेश उसके सतह पर वितरित होता है समान रूप से। ठीक है, तो इसको जो हम क्यू आवेश दिए हैं वो इसके पूरे सतह पर वितरित हुआ है। इसके हर एक पॉइंट पर क्यू आवेश है ऐसा नहीं है। जो आवेश हम इसको क्यू दिए हैं वही क्यू आवेश इस पर वितरित हुआ है। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें जो इस गोले का केंद्र O है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर गॉस के नियम का उपयोग करेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, E से। हमको E निकालना है। इस खोखले गोले के कारण गोले के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उस बिंदु से होकर जाने वाला एक गासीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखिए हमें गासीय पृष्ठ की कल्पना करते हुए एक गोले का रचना किए हैं। ठीक है, जो इस बिंदु P से होकर जा रहा है और उस गोले के बाहर है। ठीक है, जिस गोले पे हम आवेशित किए हुए हैं। ओके, तो आप देखिए एक गोला अंदर है, ये वह गोला है जो पहले से आवेशित है, और एक गोला दूसरा जिसकी हम कल्पना किए हैं जो उस बिंदु से होकर जा रहा है जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखो अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम करेंगे, चूंकि गॉस का नियम का अनुप्रयोग करना है और गॉस का नियम विद्युत फ्लक्स से संबंधित है, हम क्या करेंगे, पहले इस बिंदु P के पास एक छोटा सा अल्पांश बनाएंगे। ठीक है, और अल्पांश बना के उस अल्पांश से होकर जाने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या निकालेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब बिंदु P पर एक अल्पांश बनाएंगे, उस बिंदु का P के आस का जो अल्पांश क्षेत्र है उसका विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर उस विद्युत फ्लक्स की सहायता से पूरे गोले का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, जो कि हम समाकलन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गॉस के नियम से भी हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, तो फिर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही आसान है, एक एक स्टेप देखते जाइए। एक सबसे पहले देखिए गॉस का नियम देखते हैं। गॉस के नियम से करना है तो गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियम से क्या होता है, गॉस क्या कहते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर देखो स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ है, एक खोखला गोला है जिसकी हमने कल्पना की है जो बिंदु P से होकर जा रहा है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, इस बंद पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश है, Q आवेश है। तो Q का क्या होगा, वो 1/ε0 गुना होता है। क्या कहता है गॉस, गॉस के अकॉर्डिंग होता है फाई E इज इक्वल्स टू Q/ε0। यही होता है ना, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट गॉस के नियम से। ओके, अब देखो ये फाई E हम डायरेक्ट गॉस के नियम से निकाले हैं। एक दूसरा फाई E हम सामान्य फ्लक्स का जो कैलकुलेशन है उससे निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फ्लक्स फाई E बराबर E ds cos थीटा। इस फार्मूला का उपयोग करके हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यदि हम बिंदु
P पर अल्पांश से गुजरने वाले फ्लक्स का मान निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा। अल्पांश से गुजरने वाले फ्लक्स का मान अगर डी फाई ई है तो हमें क्या प्राप्त होगा। डी फाई ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई देखिए विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला है फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, तो ये ई आ गया। और दूसरा डी एस क्या है, अल्पांश का क्षेत्रफल। यहाँ पर भी हम अल्पांश का क्षेत्रफल क्या लिए हैं, तो डी एस लिए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डी एस और ये कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा क्या होता है, थीटा होता है हमारा अल्पांश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच का कोण। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, अल्पांश और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच का कोण। तो अल्पांश का क्या लेते हैं हम लोग, अल्पांश पर डाला गया अभिलंब लेते हैं। अल्पांश का अभिलंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच का कोण। तो यहाँ पर ये जो हमारा डी एस अल्पांश है उसका अभिलंब है, ये अल्पांश का अभिलंब है ये, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या होगी, बिंदु पे पर उसकी दिशा क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर +1 आवेश रखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि दिशा क्या होगी। देखिए ये जो +1 आवेश है, इस +1 आवेश के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। मतलब यहाँ से हमको ये पता चल रहा है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगा इस प्रकार से इस डायरेक्शन में होगा, जो कि केंद्र से बाहर की ओर परिधि की ओर जा रहा है। कहने का मतलब O से P की ओर हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। और ds की दिशा भी हमारा वही डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर हम अभिलंब डालेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, O से P के डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हैं जो ds का डायरेक्शन है और E का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। सो ये डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 0 अंश हो जाएगा। और कॉस 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, चूंकि कॉस 0 अंश का वैल्यू होता है 1, इसको हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस। 1 का वैल्यू पुट किए, ठीक है। ये हमको मिल गया डी फाई ई क्या है, बिंदु P के पास अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स है या अल्पांश से जुड़ा हुआ विद्युत फ्लक्स है। हमको निकालना है पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। तो पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। समाकलन का मतलब छोटे छोटे हिस्से का विद्युत फ्लक्स पूरा जुड़ जाएगा, ठीक है। समाकलन का मतलब क्या होता है, समाकलन करने का मतलब होता है जोड़ना होता है। तो हम एक छोटे से हिस्से के लिए विद्युत फ्लक्स निकाल लिए। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हर छोटे छोटे हिस्से का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जिससे पूरे गोलीय पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स हमको मिल जाएगा। ओके, तो पूरा गासीय पृष्ठ जो है जिसको हम कल्पना किए हैं, गासीय पृष्ठ का, पूरे गासीय पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स अगर फाई है, फाई ई है, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। डी फाई ई क्या है, अल्पांश का विद्युत फ्लक्स है। अल्पांश के विद्युत फ्लक्स को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे गासीय पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। अब देखिए डी फाई ई हम निकाले हैं, इसको एक इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम डी फाई ई का मान रखेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 2 से डी फाई ई का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा हमको, फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, यही होगा। देखिए यहाँ पर डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस है, तो डी फाई ई की जगह पर हम क्या रख दिए, ई डी एस। अब देखिए ई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ई क्या है, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो कि कांस्टेंट है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इसको हम बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से और हम इंटीग्रेशन करेंगे डीएस का। डीएस क्या है, डीएस है हमारा अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस अल्प पृष्ठ के क्षेत्रफल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया मैं आपको, इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे से हिस्से का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो सभी छोटे छोटे हिस्से को क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। सीधा सीधा इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। तो देखो इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल है ds। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से बना लो आप, सभी छोटे छोटे हिस्से के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा। इंटीग्रेशन का मतलब वही है सभी अल्प हिस्से को जोड़ना। सभी अल्प हिस्से के क्षेत्रफल को जब आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगी, पूरा जो गासीय पृष्ठ है जो कि एक गोला है उसका
बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और गोले के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल का हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है? गोले के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल S इज इक्वल टू होता है 4πr²। जैसे वृत्त का क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसमें जब हम 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं 4πr², तो ये हमारा हो जाता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4πr²। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। ओके, अब सिर्फ एक लाइन और बचा है, बस हमको कंपेयर करना है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 का। देखो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, कहने का मतलब दोनों एक ही चीज बता रहा है। एक गास के नियम से बता रहा है फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0 गुना होना चाहिए। दूसरा हम कैलकुलेशन करके निकाले हैं फ्लक्स का मान कितना होना चाहिए, E4πr²। दोनों ही फ्लक्स हैं, तो चूंकि दोनों एक ही चीज है तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। या सामान्य हम अगर ऐसा कहें कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड का चूंकि लेफ्ट साइड इक्वल है, सो राइट साइड भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमको क्या मिल गया है, इक्वेशन फर्स्ट गॉस के नियम से, इक्वेशन थर्ड कैलकुलेशन करके हम निकाले हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड से क्या हो जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड इक्वल है इसलिए राइट साइड भी इक्वल होगा। तो राइट साइड को हम इक्वल करते हैं। राइट साइड क्या है? E4πr²। ये इक्वेशन 3 का राइट साइड हो गया, इज इक्वल टू होगा Q/ε0। ओके, अब देखिए हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E को आप यहाँ पे रखो और जो बाकी टर्म है उसको आप ले जाओ राइट साइड। तो जब हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये E के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब ये राइट साइड होगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा उधर जाके। तो डिवाइड होगा तो ये लिखाएगा 1/4πr² Q/ε0। ये हमको मिल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किसके लिए? खोखले गोले के लिए। ठीक है, खोखले गोले के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको प्राप्त हुआ गॉस के नियम के अनुसार। ठीक है, अब देखिए ये जो हम देखें इसमें आप चाहो तो एक कंडीशन लगा सकते हो। ये वाला हमारा पहला कंडीशन के लिए है, जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाला जो बिंदु है वो गोले के बाहर स्थित है। ठीक है, तो बाहर स्थित है। अगर प्रश्न में आपको ये पूछे गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप ये वाला कंडीशन को बनाए। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा जाए गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये जो बिंदु P है उसे आप गोले के पृष्ठ पर ले आए। मान लो अगर ये बिंदु P को मैं यहाँ गोले के पृष्ठ पर ले आऊंगा, ठीक है, तो होगा क्या? जो हम घासीय पृष्ठ बनाएंगे वो इसी गोले के ऊपर बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो स्मॉल r है और कैपिटल R है, दोनों का मान क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है। कंडीशन 2 सिर्फ एक लाइन में, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। सो ये जो हमारा इक्वेशन मिला है E इज इक्वल्स टू 1/4π, देखिए यहाँ पर ε0 है उसको हम रीअरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ε0 और ये Q, और ये जो r² है हम इस स्मॉल r की जगह पर क्या लिख देंगे? कैपिटल R। इस प्रकार से ये मिल जाएगा गोले के पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, आइए देखते हैं इसमें तीसरा कंडीशन। 2 कंडीशन हमने देख लिया। खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने व्यंजक निकाल लिया, गोले के पृष्ठ पर निकाल लिया। अब देखेंगे जो बिंदु है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो बिंदु अगर गोले के अंदर कहीं पर उपस्थित है तो हम कैसे निकालेंगे और उसका मान क्या आएगा। मान लेते हैं ये हमारा खोखला गोला है जिसका त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है, जिसको आवेश Q दिया गया है। सेम कंडीशन, केंद्र O है। अब देखिए जो बिंदु है P, मान लेते हैं गोले के अंदर कहीं पर है, यहाँ पे जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसकी दूरी केंद्र से है स्मॉल r। तो हमको करना वही है जो हम लोग पहला कंडीशन में किए हैं।
बस इस बार क्या हो जाएगा, जो घासीय पृष्ठ बनेगा हम फिर क्या करेंगे, एक घासीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो बिंदु P से होकर के जाएगा और यहाँ पर हम एक घासीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे। देखिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक घासीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। ध्यान रखें इस बात को मैं और दोहरा रहा हूँ, ये वृत्त नहीं है, ये क्या है, एक फुटबॉल के जैसा है। आप इमेजिन कीजिए कि एक फुटबॉल के जैसा एक घासीय पृष्ठ है और ये भी खोखला गोला है फुटबॉल के जैसा, ठीक है। तो हम एक घासीय पृष्ठ की कल्पना कर लिए। अब देखो फिर से हमें वही करना है, इस घासीय पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे गाउस के नियम से और दूसरा सामान्य गणना करके निकालेंगे। तो देखो जब हम यहाँ पर बिंदु P पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, ठीक है, और अल्पांश की कल्पना करने के बाद अल्पांश के लिए क्या निकालते हैं, विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, phi E इज इक्वल्स टू E ds cos थीटा, यही होता है। अब देखो ये यहाँ पर हम क्या माने हैं, अल्पांश माने हैं। मान लो इस अल्पांश का क्षेत्रफल है सपोज ds1 है, ठीक है। तो उस अल्पांश से बद्ध विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। तो यहाँ पर सेम कंडीशन, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये मान लेते हैं हमारा है सेम अल्पांश। जस्ट मिनट लिख लेते हैं ताकि आप लोग को बेहतर समझ आए। अल्पांश ds1 से बद्ध विद्युत फ्लक्स d phi e है। तो d phi e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से e ds, यहाँ पर ds हम क्या लिए हैं, ds1 लिए हैं और cos थीटा। फिर से देखो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ये केंद्र है और केंद्र से हो करके परिधि को टच कर रहा है ना, परिधि या परिसीमा को, तो ये हमेशा क्या रहता है, लंबवत रहता है। और ये लंबवत है मतलब ये हमारा ई का डायरेक्शन होगा। देखिए फार्मूला से phi e इज इक्वल टू ई डी एस cos थीटा होता है। तो हमारे लिए यहाँ पर अल्पांश के लिए जब हम लोग d phi e निकालेंगे तो d phi e e ds को हम यहाँ लिए हैं ds1 अल्पांश के क्षेत्रफल को, तो ये ds1 हो जाएगा। और e और ds1 के बीच का कोण यहाँ पर देखते हैं हम क्या आ रहा है। देखिए ये जो ds1 है, ds1 पर जब हम अभिलंब डालेंगे तो ds1 पर डाला गया अभिलंब का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कोई प्लस आवेश होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस आवेश इस केंद्र से, अगर मान लो केंद्र पर कोई आवेश होता प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश +1 को क्या करता, प्रतिकर्षित करता, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र ई का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर, ओ से पी की ओर होता है। यहाँ पर फिर से हमको ds1 और ई के बीच का कोण क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो d phi e इज इक्वल टू हमारा फिर से क्या हो जाएगा, e ds 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो आगे हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे। फिर से देखो अल्पांश के लिए निकल गया, अब पृष्ठ के लिए निकालेंगे, घासीय पृष्ठ के लिए। तो पूरे घासीय पृष्ठ के लिए फ्लक्स phi e है, तो phi e इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d phi e। इसको आप इक्वेशन मान लो कोई भी, सपोज ये इक्वेशन हमारा फिफ्थ है, तो फिफ्थ से हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे d phi e का। तो phi e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d phi e इज इक्वल टू है हमारा e ds1। फिर से देखो e हमारा कांस्टेंट है, तो e को आप इंटीग्रेशन से बाहर लो और ये हो जाएगा ds1। ओके, अब देखो ds1 क्या है, अल्पांश का क्षेत्रफल है, उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। अल्पांश के क्षेत्रफल का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे घासीय पृष्ठ का क्षेत्रफल का वैल्यू आएगा जुड़ के। तो ये हमको क्या मिलेगा, phi e इज इक्वल्स टू e, और ये क्षेत्रफल पूरे घासीय पृष्ठ का जो क्या होता है 4 pi r²। तो यहाँ से फिर से हमको क्या मिला, phi e इज इक्वल्स टू e 4 pi r²। इसको मान लो एक इक्वेशन। अब देखो गाउस के नियम से हम इक्वेशन फर्स्ट में देखे थे, phi e इज इक्वल्स टू क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे q क्या है, जहाँ पे q क्या है, घासीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा।
आवेश अपॉन एप्सिलॉन, और ये आवेश कौन सा है, गासीय पृष्ठ के अंदर का आवेश है। ठीक है, अब देखो जब हम गासीय पृष्ठ अंदर में लिए हैं तो हमारा आवेश तो सतह पर वितरित है, तो गासीय पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश है क्या, गासीय पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या है, 0 है। सो फाई E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। तो देखिए हमको फाई E का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको गॉस के नियम से फाई का वैल्यू 0 मिल रहा है, और कैलकुलेशन से हमको फाई का वैल्यू क्या मिला है, E4 पाई r²। जब दोनों को हम इक्वल रखेंगे इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 से क्या हो जाएगा, चूंकि लेफ्ट साइड सेम है सो राइट साइड इक्वल करेंगे, तो ये हमको मिलेगा 4 पाई, देखो यहाँ पर है हमारा E4 पाई r², और इसमें है 0। ठीक, यहाँ पे जब इस टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमको क्या पता चला कि खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि खोखले गोले के अंदर कहीं भी आवेश नहीं है, इसलिए आवेश का मान 0 हो जाएगा। आवेश का मान 0 हो गया तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ से, तो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको रोज फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बोर्ड पेपर में आपको अच्छे स्कोर दिला सकते हैं, इसके लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।